The supreme leader of Iran has been killed. Iranian officials have vowed a crushing response, declaring all U.S. and Israeli assets in the region legitimate targets. 47 साल की दुश्मनी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी फाइनली मारा जा चुका है। लेकिन ये दुश्मनी कल की नहीं है जो आज खामेनी की डेथ के साथ इसका अंत हो गया हो। ये कहानी शुरुआत होती है 1953 में, जब अमेरिका ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सीक्रेटली तोड़ दिया था। और तब से लेके आज तक हम उसी एक स्टेप की वजह से आज वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर बैठे हैं। और बिना कोई टाइम बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं कि ये चीजें एक्चुअली हुई कैसे थी। ईरान में एक आदमी था मोहम्मद मोसादेक। ये आदमी कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था, कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लिखा था, ईरान के लोगों का हीरो था, जिसे खुद ईरान की जनता ने अपने चॉइस से प्राइम मिनिस्टर चुना था। अब उसने किया क्या कि ईरान का जो तेल था उसको नेशनलाइज कर दिया। मतलब ईरान का तेल इरानियंस का होगा। फॉरेन कंपनीज जो डिकेड से ईरान को लूटती आ रही थी उनको बाहर कर दिया। मोसादेक का कहना काफी सिंपल था, ये हमारा तेल है, हमारी जमीन का है, तो तुम क्यों हमें लूटोगे। बस उसने इतनी सी बात रखी, अपना खुद का हक मांगा और इतने में ही ब्रिटेन ने CIA को बोला कि इस आदमी को हटाओ, ये हमारे प्रॉफिट्स खत्म कर रहा है। और CIA ने प्लान बनाया और शुरू हुआ ऑपरेशन एजैक्स। और ये एग्जैक्टली वही टेम्पलेट है जो अमेरिका ने बाद में बार बार कई और देशों के साथ किया, तो जरूर सुनना। सबसे पहले CIA ने तेहरान में सूटकेसेस भर के कैश भेजा, न्यूज़पेपर्स खरीद के झूठ छपवाए, मोसादेक के खिलाफ फेक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, मौलवीज को ब्राइब करके उनसे मोसादेक के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए और ईरान की अपनी आर्मी को कन्विंस किया कि अपने ही इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़े हो जाओ। और 19 अगस्त 1953 को वो कामयाब हुआ। ईरान की आर्मी ने CIA की सपोर्ट से अपने खुद के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया। जिससे हुआ क्या, मोहम्मद रजा पहलवी वो आउट ऑफ नोवेयर CIA की हेल्प से ईरान आता है और मात्र 22 साल की उम्र में ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाता है। और जैसे ही रजा उर्फ शाह वापस आया, शुक्रिया करने के लिए अमेरिका को ईरान के 40% ऑयल फील्ड्स फ्री में दे दिए। और वहीं मोसादेक को बदले में 3 साल की जेल मिली, फिर हाउस अरेस्ट में रखा गया जहां फाइनली उसकी डेथ भी हुई। ये CIA की पहली और वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल कू थी और ये ईरान अमेरिका रिश्ते का सबसे बड़ा जख्म बन गया जो आज तक नहीं भरा गया। तो याद रखना कि जब भी ईरान अमेरिका को द ग्रेट सेटन बोलता है, ये सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है, ये 1953 की यादें भी हैं। तो अमेरिका का दोस्त, वेस्ट का चमचा और किंग ऑफ किंग्स, एक टाइटल जो उसने खुद को दिया था, मोहम्मद रजा उर्फ शाह पावर में आ जाता है। और बाहर से देखने में ईरान उसके रूल के अंदर काफी मॉडर्नाइज हो रहा था। विमेन कॉलेज जा रही थी, नए नए हाईवेज बन रहे थे, तेहरान के अंदर डिस्कोस थे, लेकिन अंदर से शाह की रेजिम करप्ट थी, रिप्रेसिव थी और पूरी तरह से अमेरिका और ब्रिटेन की पपेट थी। इनफैक्ट एक सीक्रेट पुलिस भी थी सवाक नाम से, जिसे खुद CIA ने ट्रेन किया था और ये अपने ही लोगों के ऊपर टॉर्चर करती थी। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और जर्नलिस्ट को जेल भिजवाती थी और जो कोई भी शाह के खिलाफ खड़ा होता था उसको या तो जेल भेजना था या तो मर जाना था। 1963 में शाह ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, दी व्हाइट रेवोल्यूशन। नाम सुनने में और पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें विमेन राइट्स की बात थी, लैंड रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव्स थे और ओवरऑल ईरान को मॉडर्नाइज करने का रेजोल्यूशन लिया गया था। पर एक्चुअली अगर तुम देखोगे भी तो एक दशक के अंदर ही ईरान की इकोनॉमी 9 से 10% तक एनुअली ग्रो कर रही थी। ईरान में धीरे धीरे कर ही एक प्रॉपर नई इकोनॉमी डेवलप हो रही थी। सुनने में काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव लगता है, काफी ज्यादा मॉडर्न लगता है, लेकिन ये रेवोल्यूशन ईरान के ही लोगों के खिलाफ था। जमींदार से उनकी जमीन छीनी गई, क्लरिक्स यानी मौलवी से उनकी पावर और वक्फ के राइट्स छीने गए और सिचुएशन इस कदर खराब हो गई कि आम आदमी के लिए गुजारा करना भी भारी हो रहा था। और सबसे खतरनाक चीज, अमेरिका की डिमांड पर ईरान के पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल पास किया कि कोई भी अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल ईरान में कुछ भी करे, ईरानियन कोर्ट्स उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। एक तरह से अपनी ही जमीन पर इस व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर ईरानियन सिटीजन्स सेकंड क्लास सिटीजन्स बन गए थे। लेकिन एक क्लरिक था और 1964 में वो अरेस्ट भी हुआ, वो भी इसीलिए कि उसने शाह के डिसीजंस की पब्लिकली निंदा की थी। उसे 15 साल के लिए एग्जाइल भी कर दिया गया था और उसका नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी। अब फास्ट फॉरवर्ड 1970s में ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस थे, करप्शन हर जगह था, वेस्टर्न कल्चर ईरानियन की परमिशन के बिना ही उनके ऊपर थोपा जा रहा था और सीक्रेट पुलिस सवाक का डर हर घर में था। और इन सब चीजों को देखते हुए 3 चीजें एक साथ अलाइन हुई, लोग, क्लरिक्स और बाजार के मर्चेंट्स। ये तीनों ही ग्रुप शाह के खिलाफ हो गए। 1978 में प्रोटेस्ट शुरू हुए, शूटिंग हुई, लोगों की मौत हुई
ऑयल वर्कर्स ने स्ट्राइक की, 80% ऑयल प्रोडक्शन बंद भी हो गए। शाह ने आर्मी भेजी, आर्मी ने गोली चलाने से मना कर दिया और फिर 16 जनवरी 1979 को शाह ने प्लेन पकड़ा और बोला कि मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ, और फिर कभी वापस नहीं लौटा। और 27 जुलाई 1980 में कैंसर की वजह से 60 साल की उम्र में वो कायरो इजिप्ट में मर गया। और फिर पेरिस से एक आदमी वापस आया था, याद है किसका नाम बताया था मैंने? खामेनी। लगभग 30 लाख लोग सड़कों पर अपना लिबरेटर, अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने सोचा कि खामेनी सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर होगा, असली गवर्नमेंट सेक्युलर पॉलिटिशियंस ही चलाएंगे, और यही उनका सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था। खामेनी ने धीरे धीरे सारे ऑपोजिशन ग्रुप्स को साइडलाइन किया, एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया जिसमें सिर्फ क्लरिक्स यानी मौलवीज और खामेनी की चलती थी। और नवंबर 1979 अपने मरने से पहले मोहम्मद रजा कैंसर के इलाज कराने के लिए यूएस गया था, जिसे देखते हुए ईरानियन स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा करके 52 अमेरिकन को 444 दिनों के लिए बंदी बना लिया था, क्योंकि यूएस ने ईरान के लोगों के गद्दार शाह को अपनी कंट्री में जगह दी थी। और उसी दिन से अमेरिका और ईरान परमानेंट दुश्मन बन गए। अब अगर मैं इजराइल की बात करूं तो बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच इस रेवोल्यूशन से पहले काफी अच्छे रिलेशंस थे। 1979 से पहले ईरान और इजराइल एक्चुअली क्लोज थे। शाह के इजराइल के साथ इनफॉर्मल, सीक्रेट लेकिन क्लोज रिलेशनशिप्स थे। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद सब पलट गया। खामेनी ने इजराइल को डिस्ट्रॉय करना अपनी गवर्नमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर कर दिया, और जो पहला फॉरेन लीडर जो रेवोल्यूशन के बाद तेहरान आया वो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड यासीर अराफत था। और ये सिर्फ कोई सिंबल नहीं था, ये मिशन स्टेटमेंट था। ईरान सीधा नहीं लड़ा, उसने प्रॉक्सी वॉर्स खेली। लेबनान में हिजबुल्लाह बनाया, गाजा में हमास को फंड किया, यमन में हुतीज को सपोर्ट किया, इराक में शिया मिलिट्रीज को ट्रेन किया। हर तरफ से इजराइल को घिरने की कोशिश की दूसरों की हेल्प से। और इस दौरान काफी सारे अटैक्स और वॉर्स इन तीनों ही कंट्री के बीच में चलती रही, ईरान, इजराइल और यूएस, जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी ईरान नहीं झेली, चाहे वो सैंक्शंस की बात हो या लाइफ को लेके हो, जिसकी ऑफिशियल वजह दुनिया को ऐसा बताया गया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो इजराइल और यूएस और बाकी सबको डिफेंड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी था, क्योंकि ईरान के पास में इतने ज्यादा हैवी अमाउंट्स में यूरेनियम मिला था कि वो एटलीस्ट 8 से 9 न्यूक्लियर हेड्स बना सकता था। लेकिन इन वॉर्स और अटैक्स की असली वजह एक नहीं बल्कि चार थी। पहला तो रीजनल पावर, ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल नॉन अरब फोर्स है। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, हर जगह उसकी रीच थी। ये सिर्फ बॉम्ब नहीं, ये डोमिनेंस था, और इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता था। सेकेंडली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इजराइल में इलेक्शंस थे। नेतन्याहू के लिए एक बड़ी मिलिट्री जीत मतलब पॉलिटिकल सर्वाइवल था। ये सिर्फ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं बल्कि वोट बैंक भी था। थर्डली रजीम चेंज, अमेरिका का असली मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देना नहीं था, पूरी इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करना था, 1979 का बदला लेना था। एंड लास्टली ईरान की पब्लिक, सालों से ईरानियन लोग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, आजादी, लोग सड़कों पर थे, चारों तरफ प्रोटेस्ट चल रही थी। और तभी अमेरिका ने सोचा कि अंदर से तो सिस्टम टूट ही रहा है, बाहर से एक हल्का सा धक्का देंगे और ईरान कोलैप्स कर जाएगा। और 36 साल से चला आ रहा उनके सुप्रीम लीडर का रूल अब खत्म हो गया। और अब सबका बस एक ही सवाल है, क्या ये सच में खत्म हो गया? जवाब देने के लिए और समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी होंगी। पहली बात, खामेनी को भले ही मार दिया, लेकिन अभी भी IRGC, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड, यूएसए और इजराइल के ऊपर मिसाइल्स मार रही है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक आइडियोलॉजी है जो किसी एक आदमी की मौत से नहीं मरती। सेकेंडली, ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 88 एक्सपर्ट इस्लामिक क्लरिक्स की असेंबली मिलके ही सुप्रीम लीडर चुनेंगे। लेकिन चेन ऑफ कमांडर बिखर चुकी है, सीनियर ऑफिशियल्स में से भी काफी सारे मार दिए गए हैं। तो क्या अब यह फाइनली सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, 1979 की तरह रेवोल्यूशन तब खत्म होता है जब ये 3 चीजें अलाइन करती हैं, लोग, आर्मी और पावर सेंटर्स। अभी ईरान की आर्मी खड़ी हुई है, तो 47 सालों के बाद अब ये एक पावर वैक्यूम है जिसे सब फिल करना चाहेंगे। तो जो भी अब अगला होगा वो पक्का इससे भी ज्यादा खतरनाक ही होगा, क्योंकि हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि जब भी कोई डिक्टेटर मारा जाता है, वॉर खत्म नहीं होती, उल्टा और इंटेंस हो जाती है। ये 47 साल से चली आ रही दुश्मनी का खत्म नहीं है, बल्कि एक नया चैप्टर है जो पिछले चैप्टरों से भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। मिलेंगे फिर से ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।